पिछले 2 साल में तकरीबन 16 लाख पाकिस्तानी बेहतर फ्यूचर के लिए दूसरे ममालिक जा चुके हैं। इस वक्त 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में बस रहे हैं। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक हुक्मरान 8 एजुकेशन पॉलिसीज ला चुके हैं, लेकिन रिजल्ट फेल्ड। आप लोग जो पाकिस्तान में मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप में से 97% लोगों के पास मुल्क छोड़ने के लिए पैसे नहीं, यहाँ पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं। पिछले 78 सालों से हमारे लीडर्स अपनी बारी का इंतजार करते आ रहे हैं और हमारे बाप दादा अपने लीडरों की बारी में अपने बच्चों के लिए 30 से 35 हज़ार की नौकरी लेने की उम्मीद में बूढ़े हो गए। लेकिन अब ये गलीज किस्म की उम्मीद भी खत्म, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान कई इदारे बेच चुकी है और बाकी अगले चंद सालों में बेच देगी। तो भाई हम क्या करें, खुद को ही खत्म कर लें? कोई इलॉजिकल मेथड अडॉप्ट करें? बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, गरीब बाप के घर पैदा होना आपकी गलती नहीं, लेकिन गुर्बत में ही जिंदगी गुजार देना और गुर्बत में ही मर जाना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आने वाली जनरेशन आपके एक्सक्यूज नहीं सुनेगी कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ठीक नहीं थी, करप्शन बहुत ज्यादा थी, बल्कि वो आपसे सवाल करेगी आपके किरदार का, कि आपने अपनी बेहतरी के लिए क्या रोल प्ले किया। आप मेरी वीडियो उस वक्त देख रहे हैं जब आपके चारों तरफ अंधेरा है, घर के हालात बेहतर नहीं, नौकरी ना होने की वजह से भी कोई खास प्रोटोकॉल नहीं, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? अब वक्त आ गया है खुद को रिज्यूम करने का। देखो, हर रात के बाद सवेर होता है और उसी सवेरे की खबर मैं आपको देने लगा हूँ। दोस्तों, जमाना बदलता रहता है और हर बदलता जमाना लोगों के साथ नहीं चलता, बल्कि हमने जमाने के साथ चलना होता है। आपने अपनी स्पीडी जमाने के अकॉर्डिंग करनी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जमाना आपको पीछे छोड़ देगा और आपसे बहुत दूर निकल जाएगा। सोशली रिस्पेक्टेबल जिंदगी गुजारने के लिए आपकी क्लास मैटर करती है कि आप किस क्लास में एग्जिस्ट करते हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक मिडिल क्लास उस शख्स को कहा जाता है जो रोजाना $10 कमाता है, यानी 300 मंथली डॉलर्स, और ये तकरीबन पाकिस्तानी 80,000 रुपए से ज्यादा बनते हैं। अब आप अपना अंदाजा खुद लगाएं कि आप इस क्लास में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अगर बात करें पाकिस्तानी सोशल स्ट्रक्चर की, तो पाकिस्तान में 2018 से ऑनवर्ड मिडिल क्लास कम हो रही है, जिसका मतलब है कि मिडिल क्लास इज शिफ्टिंग टू लो क्लास। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान में गुर्बत पिछले साल की निस्बत 7% बढ़ गई और 47% पाकिस्तानी आबादी पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रही है। इसका मतलब कि 1 साल के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी पॉवर्टी लाइन से नीचे आ गए। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी एक्सपर्ट्स, अगर यही सूरत रही तो पाकिस्तान में मिडिल क्लास खत्म हो जाएगी। सॉरी टू से, हमने कभी सीरियसनेस का मुजाहरा किया ही नहीं। आइए इस बात को इस ग्राफ की मदद से समझते हैं। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में कभी फ्लो ऑफ स्टेबिलिटी नजर ही नहीं आई, जबकि दीगर ममालिक में ऐसा नहीं होता। जो लोग लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाते हैं उनके यहाँ फ्लो ऑफ स्टेबिलिटी नजर आती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमने हमेशा ही तजर्बे किए हैं और एक तजर्बा हमने 1970 में किया था। हमारे उस तजर्बे के जमाने में दुनिया क्या कर रही थी, लोग क्या कर रहे थे, ये जानने की जरूरत है। तो सुनिए, 1947 में ट्रांजिस्टर की इजाद हुई, जिसकी वजह से कंप्यूटर पहले से कम एनर्जी पर काम करने लगा। 1960 में इंटीग्रेट सर्किट्स की बदौलत कंप्यूटर के साइज को कम किया गया। 1970 में माइक्रो प्रोसेसर की इन्वेंशन हुई, जिसकी वजह से कंप्यूटर के बहुत बड़े साइज को छोटा कर दिया गया, और यही इन्वेंशन थी कि जिससे साइंटिस्ट को ये यकीन हो गया कि कंप्यूटर को पर्सनल यूज में लाया जा सकता है। बात करें कंट्रीज की, तो इस वक्त डिजिटलाइजेशन की दुनिया में कौन कौन से ममालिक बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अमेरिका के IBM और बेल लैब जैसे इदारे कंप्यूटर्स की दुनिया में लीडर्स का रोल प्ले कर रहे थे। बरतानिया वो पहला मुल्क था जिसने कॉलोसिस और एडसेक जैसे इब्तदाई कंप्यूटर्स तैयार किए। जर्मनी ने जूस Z3 जैसे कंप्यूटर्स तैयार करके इंजीनियरिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया। जिन 3 ममालिक की मैंने बात की, वो मौजूदा दौर में यही ममालिक दुनिया की इकोनॉमी पर राज कर रहे हैं। 1970 और 1971 में पूरी दुनिया ने अपना रुख डिजिटलाइजेशन की तरफ मोड़ लिया था और हमारी प्रायोरिटीज में ऐसी कोई एक चीज भी नहीं थी। 1971 के साल को आप बखूबी जानते हैं कि इस साल हमारे मुल्क के साथ क्या हुआ था। नहीं मालूम तो मैं बताता हूँ। जी भाई, 1971 में हमारा मुल्क 2 टुकड़े हुआ और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुल्क तोड़ने की बातें आज भी हो रही हैं। दोस्तों, अपना कल संवारने के लिए आज कुर्बान करना पड़ता है। हमारी जिंदगी हमने खुद ही बसर करनी है, तो क्यों ना उसे अच्छा गुजारा जाए, ऐसा गुजारा जाए कि दुनिया हम पर रश्क करे। अब वक्त आ गया है कुछ कर गुजरने का। आप सोच रहे होंगे कि हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, तो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा और पीछे चलते हैं। 1830 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। जिन लोगों को इसकी समझ आई, आज वो दुनिया के पीक चंद अमीर लोगों में शामिल हैं। जी हाँ, मैं सिर्फ 2 लोगों की आपको मिसाल दूंगा जिन्होंने जमाने की रफ्तार को समझा और अपनी मेहनत और लगन से वो कुछ कर दिखाया और दुनिया को हैरान कर दिया। हॉवर्ड 1953 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में पैदा हुए। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और गवर्नमेंट हाउसिंग में पले बड़े। उन्होंने हाई स्कूल 1971 में ग्रेजुएशन की और नॉर्दर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी से BA किया। फुटबॉल कैरियर इंजरी की वजह से खत्म हुआ, लेकिन हॉवर्ड ने कभी हौसला नहीं छोड़ा। 1981 में स्टारबक्स की एक छोटी सी दुकान में उनका पहला कदम उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। कॉफी का पहला सिप और पैशनेट लोगों ने उन्हें इंस्पायर किया। 1982 में हॉवर्ड न्यूयॉर्क छोड़कर सियाटल शिफ्ट हो गए और स्टारबक्स
के ऑपरेशंस और मार्केटिंग हेड बन गए। उस वक्त स्टारबक्स के सिर्फ 4 स्टोर थे, याद रखिएगा, सिर्फ 4 स्टोर्स। 1983 में इटली के एक ट्रिप ने उन्हें कॉफी बार्स का मैजिक दिखाया। उनका आइडिया था कि अमेरिका को इटालियन स्टाइल कॉफी एक्सपीरियंस देना, एक ऐसा थर्ड प्लेस जो घर और ऑफिस के बीच का सोशल हब हो। इस विजन के लिए हॉवर्ड ने 1987 में स्टारबक्स को लोकल इन्वेस्टर्स की मदद से बाय किया और CEO बन गए। उन्होंने स्टारबक्स को सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक ऐसा कल्चर बनाया जहां एम्प्लॉयज को फ्री हेल्थ केयर और कंपनी शेयर्स बीन स्टॉक्स दिए और रिफ्यूजीज को जॉब्स दी। कंपनी को 3000 स्टोर्स तक ले जाने के बाद जापान, चाइना और यूरोप में पहले स्टोर्स ओपन किए। 2000 में हॉवर्ड ने CEO का रोल छोड़ दिया और ग्लोबल चीफ स्ट्रेटेजी एंड चेयरमैन बनकर इंटरनेशनल एक्सपेंशन पर फोकस किया। जनवरी 2008 में हॉवर्ड वापस स्टारबक्स के CEO बन गए और कंपनी को चैलेंजेस से बचाया। उन्होंने स्टारबक्स को नए हाइट्स तक पहुंचाकर ग्लोबल ग्रोथ दी। आज भी स्टारबक्स का मिशन, हॉवर्ड का ड्रीम है कि लोगों की जिंदगी में पॉजिटिविटी फैलाना। हॉवर्ड की कहानी हिम्मत, विजन और सक्सेस विद काइंडनेस की एक मिसाल है। हॉवर्ड की लीडरशिप और एक्सपर्टीज के दम पर 2024 में स्टारबक्स की दुनिया भर में 40,000 से ज्यादा स्टोर्स हैं और 2024 में स्टारबक्स का नेट रेवेन्यू $36.18 बिलियन तक पहुंच गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दिखाया कि नए आइडिया समझाने वाले लोग दुनिया बदल सकते हैं। हॉवर्ड ने कॉफी कल्चर को समझा और स्टारबक्स को एक ग्लोबल सक्सेस बनाया। वो मॉडर्न बिजनेस लीडर्स में से हैं जो अपने विजन से दुनिया को इंस्पायर कर रहे हैं। आइए आपको दूसरी स्टोरी बताते हैं। रिचर्ड ब्रैंसन 18 जुलाई 1950 को इंग्लैंड में पैदा हुए। वो एक मिडिल क्लास मैन के बेटे थे। इनको डायलिसिया बीमारी थी। इस बीमारी के पेशेंट ठीक से लिख नहीं सकते। स्कूल में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और 16 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, लेकिन इसने अपनी मजदूरी को कमजोरी नहीं बनने दिया। 1970 में रिचर्ड ने वर्जिन रिकॉर्ड्स की बुनियाद रखी और चंद ही सालों में इसे दुनिया के मशहूर म्यूजिकल लेबल्स में शामिल किया। 1984 में इसने एयरलाइन वर्जिन अटलांटिक का आगाज किया। 1987 में हॉट एयर बलून के जरिए ओशन क्रॉस करने वाले पहले शख्स बन गए। 2000 में मलिका एलिजाबेथ ने इन्हें सर खिताब दिया। 2004 में वर्जिन गैलेक्टिक शुरू की और 2021 में वो अपने ही वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप्स के जरिए सफर करने वाले पहले अरबपति बन गए। थोड़े ही अरसे की बात है, 2009 में क्रिप्टो करेंसी आई। एक BTC तकरीबन $0.0099 का था, यानी अगर पाकिस्तानी करेंसी में बात करें तो ₹1 के तकरीबन 14 BTC मिलते थे और आज पाकिस्तानी तकरीबन 2,80,00,000 का एक BTC है। जी हाँ, है ना शॉकिंग। हमने क्रिप्टो का मजाक उड़ाया ये कहकर के ये हमारा डाटा लेकर बेच देगा। वैसे आपस की बात है, हमारे पास ऐसा कौन सा कीमती डाटा है जिसको बेचा भी जा सकता है। आज जिस दौर में हम गुजर रहे हैं ये भी एक रेवोल्यूशन का दौर है और वो है डिजिटल रेवोल्यूशन। जो लोग इस रेवोल्यूशन को समझ चुके हैं इस वक्त दुनिया की इकोनॉमी की राहें बदल रहे हैं। सोच रहे होंगे वो कौन लोग हैं, तो सुनिए। ये स्टोरी है हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के एक छोटे से गाँव असम में रहने वाले लड़के की, जो हमारी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसका दिल चाहता था कि वो अपने आप को और अपनी फैमिली को जल्द से जल्द मिडिल क्लास फाउंडेशन से बाहर निकाले, लेकिन उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उसे एक और चीज में दिलचस्पी थी, वो थी कंप्यूटर। उसने अपने घर में अपना पुराना लैपटॉप उठाया और फैसला किया कि वो स्कूल जाना बंद कर देगा और खुद कोडिंग करके ऐप डेवलपमेंट करेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि उसे सिखाएगा कौन, क्योंकि कॉलेज तो दूर की बात, वो स्कूल भी नहीं जा रहा था। असम में ऐसी जगह पर कोई मेंटोर भी मिलना मुश्किल था, इसलिए उसने यूट्यूब की हेल्प से कोडिंग और ऐप डेवलपमेंट सीखना शुरू की। उसने कई ऐप्स बनाई, कुछ काम की थी और कुछ बेकार। फिर उससे एक प्रॉब्लम का एहसास हुआ कि सोशल मीडिया ऐप्स के मैसेजेस को अलग अलग चेक करना पड़ता है, तो क्यों ना इन सबको एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कंबाइन कर दिया जाए। तो फिर क्या, वो इसी प्रोजेक्ट पे लग गया। कई दफा फेल होने के बाद आखिरकार उसकी ऐप तैयार हो गई। उसने पहले ये अपने दोस्तों के साथ शेयर की और वहां से उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। देखते ही देखते ये ऐप वर्ड ऑफ माउथ के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच गई। उस ऐप का नाम है टेक्स्ट और उस लड़के का नाम है किशन बेगारिया। पिछले साल ही वर्डप्रेस के फाउंडर मैड ने इस ऐप को $15 मिलियन में खरीदा, यानी लगभग 441 करोड़ इंडियन रुपीज, दैट इज अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तानी 1500 करोड़। हो गए ना शौक। इस मिडिल क्लास लड़के के पास कुछ भी नहीं था, ना कोई बड़ी सेविंग, ना कोई बड़ी डिग्री, ना कोई गॉडफादर और ना ही कोई इतना खास एक्सपीरियंस, लेकिन पर फिर भी वो इस प्रोजेक्ट में कई सालों से काम कर रहा था और उसने सिर्फ अपने बेडरूम में बैठकर इस ऐप को डेवलप किया और खुद को दुनिया के अमीर लोगों में शामिल कर लिया। आप सोच रहे होंगे ये तो यूरोप के उन लोगों की बातें हैं जिनके पास मॉडर्न एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज, और किशन बगारिया तो इंडियन है और इंडिया के पास कई IT की यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन शायद आप भूल गए कि किशन बगारिया तो कभी स्कूल भी नहीं गया। चले मैं आपको पाकिस्तान में कुछ रहने वाले फ्रीलांसर्स के बारे में बताता हूँ जिन्होंने डिजिटल स्किल्स के जरिए अपने आप को लोअर क्लास या अलाइड क्लास में शामिल कर लिया। जी हाँ, फरहान अली, आप इन्हें हिडन हीरो भी कह सकते हैं। फरहान अली 1994 में फैसलाबाद के गरीब खानदान में पैदा हुए। गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक किया। फरहान अली के घर के हालात बेहतर नहीं थे, इसलिए उन्हें मैट्रिक के बाद अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखने के लिए डेली वेजेस पर काम करना पड़ा। फरहान अली का कहना है कि वो दिन को पढ़ाई करते और रात को सॉक्स बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते और रोजाना 500 रुपए कमाते। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद फरहान अली के पास ऑप्शन मौजूद थी कि पाकिस्तानी टिपिकल माइंडसेट की तरह 10-15 हजार की नौकरी करते रहते और सर्वाइवल को ही गनीमत समझते, लेकिन फरहान अली जमाने की रफ्तार को समझ चुके थे और डिजिटल रेवोल्यूशन को पहचान चुके थे। फरहान अली ने डिजिटल स्किल सीखी और फैसलाबाद की कंपनी में एज SEO असिस्टेंट जॉब की। ये कंपनी फरहान अली को मामूली सैलरी देती और फॉरेन क्लाइंट से डॉलर्स कमाती। एक दोस्त के जरिए फरहान अली को ऑनलाइन फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस का पता चला। फिर उन्होंने अपवर्क, फाइवर जैसी मार्केट प्लेसेस पर सर्विसेज देना शुरू की, लेकिन कुछ खास
रिस्पॉन्स मिला नहीं तो उन्होंने अपने दोस्त के साथ ही मिलकर काम करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन उनकी नजर अपने दोस्त की प्रोफाइल और अर्निंग पर पड़ी तो वो चौंक गए, क्योंकि उनका दोस्त भी फरहान अली को कंपनी की तरह मामूली सैलरी देता था। फिर क्या, उन्हें मोटिवेशन मिली, उन्होंने अपने स्किल को मजीद पॉलिश किया और फिर दोबारा ऑनलाइन इंटरनेशनल क्लाइंट को सर्विसेज देना शुरू की। इतनी मेहनत की और इतना काम बढ़ गया कि ये नतीजा निकला कि उन्हें अपनी कंपनी छोड़ना पड़ी। एंड नाउ फरहान अली इज द टॉप रेटेड प्लस फ्रीलांसर ऑन अपवर्क, और अब तक वो अपवर्क पर $1 मिलियन से ज्यादा पैसे कमा चुके हैं। ना कि वो खुद कमा रहे हैं बल्कि साथ साथ अपनी राइज एसईओ एजेंसी भी चला रहे हैं और हजारों स्टूडेंट्स को भी सिखा रहे हैं। इस तरह की बहुत सी स्टोरीज हैं जो मैं आपको सुना सकता हूँ, जैसे शाम सरवर, सैयद मोहम्मद अहमद शाह, जिन लोगों ने खुद पर काम किया और खुद को लोअर क्लास से लाइट क्लास में शामिल कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे आप हमें बताएं कि हम क्या करें, कौन सा स्किल सीखें तो फौरन अमीर हो जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि आप ये स्किल सीखो तो दिनों में अमीर हो जाओगे, आप फलां अकेडमी ज्वाइन करो दिनों में एक्सपर्ट हो जाओगे। देखो भाई, दरिया अपना रास्ता खुद मुंतखब करता है, इसलिए कामयाबी के लिए आपने अपने लिए किसी का बताया हुआ रास्ता नहीं अपनाना, बल्कि अपना रास्ता, अपना स्किल अपनी मर्जी से चूज करना है। लोगों की पॉकेट से पैसा निकलवाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। दूसरों की पॉकेट से आप एक ही सूरत में पैसा निकलवा सकते हैं, वो है आपका स्पेसिफिक नॉलेज। आपका नॉलेज लोगों की जरूरत होना चाहिए। आपने सुना होगा डॉक्टर साहब जितने मर्जी पैसे लग जाएं लेकिन हमारा मरीज ठीक होना चाहिए। भाई आप पैसों की टेंशन ना लें, जितना मर्जी पैसे लग जाएं, मेरे लैपटॉप का डाटा रिकवर होना चाहिए। मैंने ये सिर्फ 2 ही मिसालें दी हैं और इन एग्जांपल्स में क्लाइंट मुंह मांगे पैसे देने के लिए रेडी हो जाता है। पता है इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन है इनका स्पेसिफिक नॉलेज। आप अपनी ही मिसाल ले लें, दिन में कितनी ही वेबसाइट्स को आप बुकमार्क करते हैं, कितनी ही मोबाइल एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं और उसमें चलने वाले फालतू किस्म के एड्स को ना चाहते हुए भी देखते हैं और यूट्यूब वीडियोस भी देखते हैं। इसकी वजह यह है कि ये सारा कंटेंट आपकी जरूरत है। अपने नॉलेज को इस हद तक ले जाओ कि आप लोगों की जरूरत बन जाए, लोग आप ही से काम करवाएं, चाहे उनको आपकी लंबी अपॉइंटमेंट ही क्यों ना लेनी पड़े, और चार्ज भी अपनी मर्जी का करो। ये तब ही मुमकिन है जब आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज होगा। किशन बगारिया हो या शाम सरवर या फरहान अली, उन्हें भी कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने अपने एक्सपर्टीज और स्पेसिफिक नॉलेज के जरिए लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा किया। ये सब आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको रातों को जागना होगा, उन लोगों जितनी मेहनत करनी होगी। अगर आपने अब ये डिसाइड कर लिया है कि आप कोई ना कोई स्किल जरूर सीखेंगे और अपने आप को मिडिल क्लास फाउंडेशन से बाहर निकालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटा या बड़ा हमारा नॉलेज होता है। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप कम पढ़े लिखे हैं, और ये भी मैटर नहीं करता कि आप आर्ट्स पढ़े हैं या साइंस या कंप्यूटर साइंस। आपको जस्ट काम आना चाहिए। जी हाँ, आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं आता, और ना ही आप अपनी बाइक को किसी मैकेनिकल इंजीनियर से ठीक करवाते हैं। ये काम वो लोग करते हैं जो 2-3 क्लासेस पढ़े हैं या कभी स्कूल भी नहीं गए। अगला आपका सवाल ये होगा कि चलो स्किल तो हम अपनी मर्जी का सीख लेंगे, लेकिन सीखे कहाँ से, किस यूनिवर्सिटी से, किस अकेडमी से? तो भाई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज, दुनिया के तमाम ट्रेनर्स अब एक मोबाइल एप्लीकेशन में मौजूद हैं। दैट वन इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन योर मोबाइल फोन। जी हाँ, वो है यूट्यूब। यूट्यूब ऐसी एप्लीकेशन है जहां दुनिया के एक्सपर्ट्स आपको ट्रेन करने के लिए 24 घंटे मौजूद हैं। ऐसे ट्रेनर जो आपको फ्री पढ़ाना चाहते हैं, ऐसे ट्रेनर जिनके पास आप सीखने के लिए जाएं तो वो आपको वार्मली वेलकम करते हैं। यही इंटरनेट का पैकेज जिससे आप घंटों बैठकर रील्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं और अपना वक्त फजूल किस्म की चैट में जाया करते हैं। इसी इंटरनेट पैकेज से आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, अपने स्किल को इम्प्रूव करके एक्सपर्ट बन सकते हैं और लोगों को डिफरेंट फ्रीलांस प्लेटफॉर्म लाइक अपवर्क, फाइवर पर सर्विसेज दे सकते हैं और डॉलर्स कमा सकते हैं। मेरा मकसद इन प्लेटफॉर्म की प्रमोशन हरगिज नहीं, इनकी ऑथेंटिसिटी ही ऐसी है कि इनका नाम लेना पड़ता है। आपको पता है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन मुल्क में तकरीबन 30 लाख से ज्यादा फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, जो इन प्लेटफॉर्म से सालाना तकरीबन $400 मिलियन से ज्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान लाते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स को जरूर विजिट करें, लोगों की प्रोफाइल देखें और उनसे मोटिवेशन लें। आपको पता चलेगा दुनिया में कौन से स्किल्स डिमांड में हैं और कैसे आप अपनी मेहनत से उन्हें सीख कर अपने कैरियर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। किसी की कॉपी न करें, लेकिन उनकी प्रोफाइल से आइडिया लेकर अपनी यूनिक प्रोफाइल बनाएं। और उससे पहले याद रखिएगा कि मार्केट में एंटर होने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होने चाहिए और फिर अपनी सर्विसेज देना शुरू करें। दोस्तों, अपने टाइम और टैलेंट को जाया मत करें। याद रखें, जो लोग अपने टाइम और टैलेंट की कदर करते हैं और कुछ करना चाहते हैं, दुनिया उन्हें सर आंखों पर बिठाती है और उनकी सक्सेस स्टोरी सुनना और सुनाना काबिल फख्र समझती है। खूब मेहनत करें, क्योंकि आपकी कामयाबी सिर्फ आपकी नहीं, हम सब के लिए एक मोटिवेशन होगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपका पूरी वीडियो देखने का शुक्रिया। और हाँ, दिस इज माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, सो अगर आपको कुछ भी ठीक नहीं लगा तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दैट्स इट, मिलते हैं अगली वीडियो में। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।